Hello friends, good morning. I am Ankit Upadhyay from Turning Point Coaching Institute. I am the teacher of accountancy and economics. हम आपको accountancy और economics दोनों ही पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं accountancy से। चैप्टर्स जो भी पार्ट बनाएंगे उनको पार्ट वाइज ही आगे देखते रहिएगा जिससे आप लोग को ज़्यादा में समझ में आए। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट। जो आपका पहला चैप्टर है पार्टनरशिप का है, अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहला आता है डेफिनेशन, जो कि आपको समझनी जरूरी है और जो आपके 1 मार्क्स में आ सकता है वो क्या चीज है। तो इसकी डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहाँ दी हुई है। तो जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, इसकी डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 4 में दी गई हुई है। सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इसको समझने के लिए हम इस पूरी डेफिनेशन को यहाँ पार्टनरशिप से लेके और यहाँ ऑल तक के डेफिनेशन को हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसा कि कुछ दिख भी रहा होगा, हमने पहले से ही कुछ पार्ट्स में डिवाइड भी कर दिया है। तो समझते हैं, एक स्टोरी समझते हैं। लेट सपोज करो आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप एक फर्म चलाना चाहते हैं, फर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक बिजनेस ओपन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे और आपके बीच में एक रिलेशनशिप होगा। आप फ्रेंड्स होंगे एक दूसरे के, तो इन पर्सन्स के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? एक रिलेशनशिप होता है। जैसे पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। चलिए, अब ये बात समझ में आ गई कि पार्टनर्स किस लिए आएंगे, तो उनके बीच में एक रिलेशन होगा। सेकंड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि पार्टनर्स किस वजह से आएंगे, उनकी मेन वजह क्या होगी। तो सबसे पहली बात और आखिरी बात, उनको चाहिए होगा प्रॉफिट। क्या चाहिए होगा? प्रॉफिट। याद रखिएगा, अगर आप पार्टनर हैं और प्रॉफिट, अगर आप साथ में बिजनेस चला रहे हैं और प्रॉफिट के लिए नहीं काम कर रहे हैं तो आप पार्टनर नहीं हैं। आपको प्रॉफिट में शेयर मिलना ही चाहिए। लॉस में एक बार ना भी हो तो काम चल जाएगा, जैसे गारंटी ऑफ पार्टनर में होगा, जैसा कि हम पढ़ाएंगे। इसके बहुत लास्ट वाला जो टॉपिक है इसमें, लेकिन आपको प्रॉफिट में शेयर मिलना चाहिए, तभी आप पार्टनर हैं, नहीं तो आप पार्टनर नहीं हैं। सिंपल। तो ये किस लिए आते हैं? प्रॉफिट शेयर करने के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं? प्रॉफिट शेयर करने के लिए आते हैं। Who have agreed to share their profit of the business? तो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आता है वो सारे पार्टनर्स एग्रीड रेशियो में, पार्टनरशिप PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एग्रीड पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। ठीक ना। अब ये जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करें, बिजनेस में इन्वॉल्व हों। जैसा कि हमने आपके पास लेट सपोज ही कराया था कि जो आपके 5 पार्टनर्स हैं, उन 5 पार्टनर्स में से लेट सपोज करो एक जो पार्टनर है, वो एक पार्टनर बहुत बिजी है, अपने फादर के साथ बिजी है, किसी और बिजनेस में बिजी है। तो क्या होगा, वो कहेगा ऐसी बात है, आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट सम कैपिटल इन आवर बिजनेस, but I am not able to participate in the business। ठीक, तो यहाँ पे वो शेयर तो प्रॉफिट करेगा ही करेगा, लॉसेस भी बियर करे, लेकिन वो जो बिजनेस है वो उसके द्वारा नहीं चलाया जाएगा। ठीक, मतलब वो क्या होगा, यहाँ पे जो बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ द एक्टिंग एट ऑल, मतलब कि या तो 5 लोग करें, ठीक है, बाय ऑल सारे के सारे पार्टनर्स इसमें इन्वॉल्व होकर बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करें, या फिर उनमें से कोई पार्टनर्स अगर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता तो भी हो सकता है। जैसा कि आप 11th में पढ़ चुके हैं स्लीपिंग पार्टनर्स के नेम से, तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट कर देता था और उसके बाद वो कहीं और बिजी हो जाता था। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसको पार्ट्स में कैसा था, तो अगेन इसको स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट्स क्या था? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन
First part is the relationship between person, and the second part, who have all of them are agreed to share. All of them are agreed to share the profit of the business. Profit of the business. This is the second point. अब थर्ड पॉइंट क्या होगा? कैरीड बाय. क्या चीज? थर्ड पार्ट क्या होगा? कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम, और एनी ऑफ देम. दिस इज फोर्थ पार्ट. एंड द फिफ्थ पार्ट इज एक्टिंग फॉर ऑल. या तो सबके लिए एक्ट भी करे. तो ये याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आया भी हुआ है कि किस सेक्शन में इसकी डेफिनेशन दी हुई है. याद रखिएगा, दिस इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4. एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद और चीजें आने वाली हैं. सेक्शन 4 में या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन 2 तो दिया है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन नहीं दिया है. नहीं दिया है. वो कहाँ दिया है? वो कंपनीज एक्ट में दिया है. ठीक है, जब हम और आगे बढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे, लिख के बताएंगे, जिससे आप नोट भी कर पाए. नाउ सेकेंड पार्ट, आई थिंक यहाँ पे आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, और नहीं आया है तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, जिससे आपको डेफिनेशन भी समझ में आ जाए और याद भी हो जाए. ठीक. Now, the second part is nature of the partnership firm. देखिए, according to partnership, according to accounting point of view, accounting point of view दो तरीके से हम इसको देखते हैं. एक तो accounting point of view से और दूसरा legal point of view से. देखिए, accounting point of view से क्या होता है कि हम इसे separate entity मानते हैं. separate entity का मतलब, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, 11th में पढ़ भी चुके हैं, कि जो बिजनेस होता है, जो फर्म होती है और जो बिजनेसमैन होता है, वो दोनों ही सेपरेट एंटिटी हैं. दोनों ही अलग अलग एंटिटी हैं. दोनों ही अलग हैं, जैसा कि यहाँ पे दिख भी रहा है. पार्टनर्स और फर्म दोनों ही अलग हैं, सेपरेट एंटिटीज कहलाती हैं. अच्छा, ठीक है. मतलब यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और कभी क्या हुआ, उस कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी मिलेगा उसके कैपिटल पे, उसको सैलरी भी मिलेगी एज अ सेपरेट एंटिटी, उसे कमीशन भी मिलेगा. और अगर पार्टनर ने ड्राइंग किया तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज भी होगा. तो इसी वजह से अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम पार्टनरशिप को हम सेपरेट एंटिटी मानते हैं. अब दूसरी बात आती है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से. किसकी? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से. देखिए, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना कि ये सिंगल एंटिटी क्यों है, बड़ा आसान है. जैसा कि आपने 11th में पढ़ा था, पार्टनरशिप फर्म हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी. पार्टनरशिप फर्म हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी. और जब अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो लेट सपोज करो कि कोई फर्म जिसमें 5 पार्टनर्स हैं, कोई फर्म किसी वजह से रिसेशन के टाइम पे, जैसा कि अभी भी चल रहा है, रिसेशन चल रहा है कंटिन्यूअसली, उनका बिजनेस डूब जाता है और वो कईयों से, बैंक से लोन उठा रखे हैं, अपने पड़ोसियों से लोन उठा रखे हैं, अपने रिश्तेदारों में लोन उठा रखे हैं. तो अगर फर्म डूब जाती है तो ऐसे केस में तो पार्टनर्स तो चले जाएंगे, बिजनेस आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा नहीं. तो फिर गवर्नमेंट या फिर बैंक किसके पास जाएगी? फर्म तो डूब चुकी है. यहाँ पे लिखा हुआ है जो फर्म होती है, जो पार्टनरशिप होती है, वो क्या है? अनलिमिटेड होती है. तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अब क्या होगा? जो बैंक होगी, जो कोर्ट होगा, वो आपके पास आएगा, वो आपके फर्म के पास नहीं आएगा, क्योंकि फर्म तो डूब चुकी है. कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा. बोलेगा कि एक बात है कि भाई ये अनलिमिटेड लायबिलिटी है, सो दैट आपकी प्रॉपर्टी हमें दे दीजिए. आपकी प्रॉपर्टी कुर करके ले जाएगा, सो दैट दिस इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. इसी वजह से लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिंगल एंटिटी कहलाती है.
ठीक है ना। देखिए अब ये सारे पार्ट्स हो गए हैं, अब सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पेज हमारे पास सामने ही है। अब फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में देख लिया जाए। देखिए ऑलरेडी हम कुछ चीज़ें बता चुके हैं, पहले ही कुछ आइडिया आप लोगों को दे भी चुके हैं। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि द टोटल नंबर या देखा जाए जो पहला फीचर देता है वो कहता है कि 2 और मोर पर्सन आर इन द पार्टनरशिप फर्म। मतलब अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे वो 2 होंगे, लेकिन इस पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया है। तो ये बताया कहाँ गया है, और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, क्योंकि 1 मार्क्स से क्वेश्चन अब आने भी लगे हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम में। मतलब 20 जो स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क्स के आ सकते हैं, तो उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन भी आते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स तो दिया है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया। तो बताया कहाँ गया है, तो कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में मैक्सिमम नंबर की लिमिट कहाँ दी हुई है, मैक्सिमम नंबर 50 दी हुई है। किस सेक्शन में, तो सेक्शन 464, कितना, सेक्शन 464 में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिटेशन दी हुई है। ये याद रखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज सेक्शन 464। व्हाट इज सेक्शन 464? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में ही मैक्सिमम नंबर्स पार्टनर्स की लिमिट दी हुई है। इस मैक्सिमम के पार करते ही वो कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है। 50 से जैसे ही ज़्यादा होता है, 51 होता है, तुरंत वो कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है। इससे ज़्यादा आप पार्टनरशिप में नहीं ले सकते, पार्टनरशिप फर्म नहीं मानी जाती इससे ज़्यादा। ना आगे बात करते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। देखिए जो फर्म होती है या कोई भी बिजनेस रन किया जाता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव होता है, वो होता है आपका प्रॉफिट मोटिव। आप कोई भी फर्म चलाते हैं तो एक चीज़ ध्यान में लेके चलते हैं कि हमें प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट है जो बिजनेस को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है और ये बिजनेस को और आगे लेके जाता है। तो ये समझ में आता है कि जो एग्जिस्टेंस होगा बिजनेस का वो कंप्लीट प्रॉफिट मोटिव होगा, और ये प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इनटू पार्टनर्स। याद रखिएगा ये पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होना चाहिए। जो पार्टनर्स प्रॉफिट का हिस्सेदार नहीं होता वो पार्टनर नहीं होता। ठीक, चलिए ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द रिलेशनशिप ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजेंट। देखिए इसको एक स्टोरी से समझते हैं। तो आप कोई एक बिजनेस रन कर रहे हैं, आपके पार्टनर्स, आपके जो 5 पार्टनर्स हैं, मिनिमम तो हम 5 ही लेके चलेंगे जिससे आप लोग को और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो हुआ क्या, आप एक बिजनेस लेके चल रहे हैं। उन बिजनेस में अगर आप ही उठ के जाते हैं और किसी अदर बिजनेस से आप परचेजिंग करना चाहते हैं, तो जब आपने परचेज किया तो यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट फर्म, और आप एजेंट के तौर पे, एक एजेंट के तौर पे, अपने फर्म के एजेंट के तौर पे वहां पे गए हैं। ठीक, तो इसी और फर्म आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने फर्म को, और वो चीज़ परचेज करके ला रहे हैं। तो जिससे आप परचेज करके ला रहे हैं वो आपके नाम पे नहीं काटेगा, वो आपके नेम पे बिल नहीं बनाएगा। वो किसके नेम पे बिल बनाएगा, फर्म के नेम पे बिल बनाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या हो गया, एजेंट समझ में आ गया होगा तो। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईच पार्टनर एक्ट एज अ एजेंट और पार्टनर ऑफ द फर्म। फर्म का वो एजेंट भी होता है और पार्टनर भी होता है। तो हमने बताया एजेंट किस तरीके से होता है और पार्टनर तो होता ही होता है, सिंपल सा। अब देखा जाए कि जो सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर वो जो फर्म आप गए, आपने दूसरे बिजनेस से कुछ परचेज किया अपने बिजनेस के लिए, कुछ सपोज करो कुछ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स परचेज किए, तो आपने क्या किया, आप एजेंट के तौर पे वहां पे गए थे और आपका एक्ट
और आपका एक्ट मतलब आपने जो परचेज किया वो सबका एक्ट माना जाएगा। वो सारे ही पार्टनर्स का, जो अदर जो 4 पार्टनर्स रिमेनिंग हैं जो घर पे बैठे हुए हैं, जो फर्म पे चला रहे हैं या घर, वो सभी पार्टनर्स का एक्ट माना जाएगा। बिकॉज यू आर द रिप्रेजेंटेटिव, यू आर द एजेंट ऑफ दैट फर्म। तो फर्म मतलब पार्टनर्स के थ्रू चल रहा है। फर्म जो पार्टनर्स के थ्रू चल रहा है उसमें आप रिप्रेजेंटेटिव बन के गए, तो आपकी बात मानी जाएगी और वो फर्म के तौर पे लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि मान लीजिए आप नहीं गए, आप किसी काम में बिजी थे, तो पूरे के पूरे 4 पार्टनर्स लेके चले गए, 4 पार्टनर्स गए और साथ में परचेज करके ले आए, तो आप भी तो बाउंड हैं। अगर आपने कोई एक्ट किया, जो कि सेकंड पॉइंट में कहता है, अगर आपने कोई एक्ट किया तो ड्यू टू योर एक्ट सभी पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, बाउंड हैं उस चीज के लिए। उसी तरीके से अगर सभी पार्टनर्स करते हैं आपको छोड़ के, तो यू ऑल्सो बाउंड फॉर देयर एक्टिविटी एक्ट। चलिए, अ प्रिंसिपल ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर। क्या चीज कहा है, कैसे प्रिंसिपल समझा जाएगा? ही हिमसेल्फ, वो खुद बाउंड है, किससे? एक्ट्स ऑफ अदर से, दूसरों के एक्ट से खुद भी वो बाउंड है। तो बात इसमें थर्ड वाले पॉइंट में 3 पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ ही रहे होंगे। 3 पॉइंट्स वापस से रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं, ईच पार्टनर एक्ट एज अ एजेंट एंड द पार्टनर ऑफ द फर्म। दोनों ही एक्ट करता है, एजेंट की तरह भी और पार्टनर की तरह भी। दूसरा पॉइंट कहता है वो एजेंट के तौर पे एक्ट कैसे करता है? अगर उसने कोई एक्ट किया है तो अदर पार्टनर्स भी उन अदर पार्टनर्स को भी और फर्म को भी इन्वॉल्व या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। दूसरा, अगर अदर पार्टनर्स कोई एक्ट करते हैं तो वो खुद भी बाउंड होगा उस एक्ट के लिए। ये पॉइंट यहीं पे खत्म होगा। Now the fourth point is business carried by all or any of them acting for all, acting by all for all। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब हमने डेफिनेशन बताया था तो हमने डेफिनेशन के जो लास्ट पॉइंट कहा था कि जो फर्म होगी या तो सभी के द्वारा चलाई जाएगी, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड की जाएगी, चलाई जाएगी, बट अगर सभी नहीं हैं, कोई एक बहुत बिजी है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में बताया था, वो अपने फादर के बिजनेस में बहुत बिजी है, तो अगर वो बिजी है तो नहीं, वो काम नहीं करेगा, लेकिन ही इज पार्टनर ऑफ दैट फर्म, वो पार्टनर तो होगा क्योंकि उसने पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व है, वो पार्टनरशिप फर्म में आ चुका है। चलो देखते हैं। तो बिजनेस कैरिड बाय ऑल, बिजनेस या तो सभी के द्वारा चलाया जा सकता है या फिर उनमें से कोई भी बिजनेस चला सकता है, ठीक। द नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन से के लिए। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, किसका? एक पार्टनर का और एक फर्म का, पार्टनर का और फर्म का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसा कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पढ़ा, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा कि वो सेपरेट लीगल एंटिटीज़ हैं, मतलब पार्टनर्स और फर्म सेपरेट लीगल एंटिटीज़ हैं। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा कि भाई ये दोनों ही सिंगल एंटिटी हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो एग्जिस्टेंस की बात करें तो ना ही फर्म और ना ही पार्टनर्स दोनों ही एग्जिस्ट कर सकते हैं सेपरेटली दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। लेट्स सपोज करते हैं किसी वजह से फर्म डूब जाता है तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डूब जाएगी, खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। और सपोज करो किसी वजह से पार्टनर, मान लीजिए फर्म तो ठीक ठाक चल रही है, अच्छी चल रही है, लेकिन सारे पार्टनर्स किसी वजह से आगे पार्टनरशिप कंटिन्यू रखना चाहते हैं, वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, लेट्स सपोज करिए, तो फर्म ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो ये क्या है कि नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, वो सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो साथ में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखिए
फर्म एक एंटिटी है, सही बात है, लेकिन उस एंटिटी को चलाने के लिए कौन है? उनके पार्टनर्स। वो एजेंट के तरीके से काम कर सकते हैं, वो प्रिंसिपल के तरीके से काम कर सकते हैं। फर्म तो उठ के कहीं नहीं जाएगी ना, उसके रिप्रेजेंटेटिव में पार्टनर्स ही जाएंगे हमेशा, फर्म अकेले नहीं जाती। और ये बताइए, अगर फर्म खत्म हो जाती है तो सेपरेट तो फिर पार्टनर्स किसके लिए जाएंगे? तो ये दोनों ही जरूरी है कि दोनों ही एग्जिस्ट करें, एक साथ एग्जिस्ट करें, एक साथ आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट पेज हम स्टार्ट करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया और हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो राइट्स ऑफ द पार्टनर होगा, और ये राइट्स ऑफ द पार्टनर आपके जो आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं वो और क्लियर करता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट शीट आ गई है, इसको देखते हैं। तो देखिए राइट्स ऑफ पार्टनर की हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहला राइट देखते हैं। देखो अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली बात है, इसको हम एक एक करके समझाते चले जाएंगे, सिर्फ बताएंगे कि फर्क होंगे। तो पहला पॉइंट कहता है कि ही हैव राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, एग्रीड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। याद रखिएगा एग्रीड रेशियो में ही प्रॉफिट एंड लॉसेस का शेयरिंग होगी, प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट आता है, आई थिंक ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि कोई भी बिजनेस में अगर इंटर हो रहा है तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर ली जाती है, या तो इक्वली बांटेंगे या तो 3:1, 2:1, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्शन ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस का कंडक्शन होगा तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक। थर्ड पॉइंट कहता है, देखिए किसी भी मैटर में रिलेटेड टू फर्म के किसी भी मैटर में वो किसी की कंसल्टेंट ले सकता है, किसी से कंसल्ट कर सकता है अपने पार्टनर से, तो वो उसका राइट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कहता है, ये बहुत इजीली खत्म हो जाएंगे, 6 के 6 पॉइंट्स बहुत इजीली खत्म हो जाएंगे, जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो इसको देख लेते हैं। ये आज के पार्ट का जो पार्ट नंबर 1 है इस चैप्टर का, वो लास्ट टॉपिक है। चलिए देखते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है, देखिए अगर पार्टनर है, अगर वो पार्टनर है तो ही हैज राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। वो कभी भी अपने फर्म में से बुक्स निकाल सकता है, लेजर निकाल सकता है, पार्टनरशिप अकाउंट्स निकाल सकता है, उसकी कॉपी मंगा सकता है, बैलेंस शीट की कॉपी मंगा सकता है। वो पूछ सकता है कि ये खर्चा कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, कितने रेट में हुआ, तो हर चीज वो इंस्पेक्ट भी कर सकता है, पूछ भी सकता है। तो ही हैज राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। द फिफ्थ पॉइंट इज राइट, अच्छा लेट सपोज करिए कि कोई अदर पार्टनर जो है वो चाहते हैं कि एक नया पार्टनर इंक्लूड हो जाए बिजनेस में, जिससे हमारा बिजनेस और तेजी से ग्रोथ हो, और आप इस चीज से डिसअलाउ हैं। क्या है? डिसअलाउ है। तो आप ही सपोज करिए, आप जैसा कि हम हमेशा से सपोज कराते आ रहे हैं, आपके साथ 5 पार्टनर्स हैं, अब 5 पार्टनर्स में से 4 एग्री कर रहे हैं कि नहीं भाई छठे पार्टनर को जो छठा आदमी है उसको हम इंक्लूड करते हैं पार्टनरशिप में, लेकिन आप डिसअलाउ कर रहे हैं अकेले, तो ऐसे केस में उसका एडमिशन नहीं हो सकता, ऐसे केस में उसका एडमिशन नहीं हो सकता। तो राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक। अब उसी तरीके से अगर 50 पार्टनर्स हैं और 49 एग्री कर रहे हैं और आप डिसअलाउ कर रहे हैं कि नहीं भाई 50वें आदमी को नहीं ले सकते, मन नहीं है मेरा किसी भी वजह से, सो दैट वो पार्टनर नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। नेक्स्ट आता है कि फर्म की जो भी प्रॉपर्टी होती है उस पर आपका भी अधिकार है। कैसे? तो जॉइंट ओनर्स ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, जो भी फर्म की प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप आपकी भी है, सारे पार्टनर्स की है, सभी की है। चलिए, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ख्याल रखिएगा क्योंकि ये बार बार रिपीट करेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखिए लेट सपोज करिए कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और बिजनेस ही खराब है, तो बिजनेस ही खराब है, बिजनेस को और कैपिटल की ज़रूरत है, और आपने कहा चलिए हम दे देते हैं, लेकिन एडिशनल कैपिटल हम इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं, हम एज अ लोन देना चाहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में
उस लोन पे इंटरेस्ट डिसाइडेड होगा। अगर इंटरेस्ट डिसाइडेड हुआ तो उस इंटरेस्ट को आप ले सकते हैं, उस इंटरेस्ट पे आप उस लोन पे इंटरेस्ट आप रिसीव कर सकते हैं। यू हैव राइट, यहाँ पे क्या लिखा है, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म। फर्म से आप उस एग्रीड इंटरेस्ट पे जो पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है, उस एग्रीड इंटरेस्ट पे आप लोन पे इंटरेस्ट उठा सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज करिए पार्टनरशिप डीड है और नहीं भी है। डीड है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया और डीड बनी ही नहीं है। दोनों ही केस में अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है या डीड बनी ही नहीं, दोनों ही केस में, और आपने लोन दिया है, तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है 1932, आप रजिस्टर्ड नाउ, आपको 6% पर एनम, 6% पर एनम आपको इंटरेस्ट मिलेगा अगर आपने बिजनेस को, फर्म को लोन दिया है। याद रखिएगा 6% पर एनम। अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं डोनेटेड है, डिनोटेड है, तो आप 6% पर एनम आपको इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए। लास्ट पॉइंट, ये ख्याल रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये बार बार चीजें आएंगी। ये भी और रेंट भी है एक चीज पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला आता है, यू हैव राइट टू रिटायर। जैसे आपका हो सकता है आप 60 ईयर्स के हो गए अभी, और जो पार्टनर्स हैं वो 40-50 पे चल रहे हैं और आप ज़्यादा सीनियर थे, आप कहते हैं कि बस भाई हो गया, हमने जितना देना था इस बिजनेस को दे चुके, अब हमसे नहीं होता। तो आपके पास राइट है कि एक प्रॉपर नोटिस के साथ आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो पहले से ही भाई नोटिस दे दीजिए कि भाई हम रिटायर होने जा रहे हैं, तो आप रिटायर हो सकते हैं। थैंक यू। आपको आई थिंक ये पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल समझ में आ रहा होगा। ये अकाउंटिंग की जस्ट शुरुआत है, तो शुरुआत फर्स्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिर्फ और सिर्फ हम थ्योरी के पार्ट्स करेंगे, बिकॉज थ्योरी इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट फॉर अकाउंटिंग पर्पज ऑल्सो। तो हम सबसे पहले थ्योरी ही कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट में भी थ्योरी थी और नेक्स्ट वाले पार्ट में भी थ्योरी होगी, जिसमें हम LLP भी पढ़ाएंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, और नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।